राधे राधे भैया, वॉइस सही आ रही है, चेक करना भाई। अब सुनो ध्यान से। हाँ, लास्ट लेक्चर में आपने हेडिंग डाल दी थी क्वांटम स्टेट, यही चल रहा था ना अपना टॉपिक, क्वांटम फिजिक्स पढ़ रहे थे। तो स्टार्ट करें पेपर को अब अपन। सुनो तो ध्यान सुनना, फिर लिखेंगे, पहले समझें इसके बारे में होता क्या है। देखो, जैसे अपनी क्लासिकल फिजिक्स है, ध्यान सुनना, और उस क्लासिकल फिजिक्स को अपन को एक्सप्लेन करना है, उसे हमें समझाना है। तो उसमें हम फंडामेंटल लॉ पढ़ते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ आपने पढ़ा है भाई। क्लासिकल फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए अपन न्यूटन लॉ के बारे में स्टडी करते हैं। क्या पढ़ा था आपने कि F इक्वल टू एम, या एक्सेलरेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन, इस प्रकार भी लिखते हैं, ठीक है। और जैसे रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में बात करें तो F इक्वल टू माइनस के एक्स पड़ा हुआ है हमारा प्रत्यानयन बल, रिस्टोरिंग फोर्स। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, LHS इक्वल है तो RHS इक्वल कर दें, तो m d2x dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स। फिर ये m से हम डिवाइड कर दें, कुछ आपको समझाना चाह रहे हैं, ध्यान से देखना। तो आपके पास क्या आ जाता है सर, हमारे पास आ गया d2x अपॉन dt स्क्वायर, ये प्लस के अपॉन एम एक्स इक्वल टू 0। इसे कोई कांस्टेंट नाम दे देते हैं, जैसे ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये कांस्टेंट नाम दे दिया। तो d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स, ये आपने पढ़ी है SHM की इक्वेशन। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां हमको किसका डेटा मिलेगा, ये समझना आप, x का मान मिलेगा। x का मतलब पोजीशन मिलेगा, जो कि किसके डिपेंड कर रहा है, किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। हमको टाइम का फंक्शन मिलेगा, ये मिलेगा s, जब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन सॉल्व करेंगे। मेरी बात को समझना, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, उस पॉइंट पे जाओ कि सीधी सी बात है, जब हम क्लासिकल फिजिक्स में बेसिक लॉ का यूज करते हैं, फंडामेंटल लॉ का यूज करते हैं, न्यूटन्स लॉ का यूज करते हैं, तो न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग, हाँ 1 मिनट पेशेंस रखना, एक कॉल है, 1 सेकंड। हाँ सुनो भाई, वॉइस चेक करना। मैं आपसे क्या कह रहा था कि अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये पोजीशन आ जाएगी। ऐसे ही क्वांटम फिजिक्स में यही कहानी है। क्वांटम फिजिक्स में अपन क्या करते हैं, हमको साहब वेव फंक्शन की वैल्यू चाहिए, स्टेट फंक्शन की वैल्यू चाहिए, क्वांटम स्टेट की वैल्यू चाहिए। अब इस यहीं से रिलेट करके समझाएंगे चीज को, समझना कैसे कैलकुलेट करेंगे। वहां पे भी जैसे यहां ये स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो फंडामेंटल लॉ आपने F बराबर एम से निकाला है, ये फंडामेंटल लॉ है। इसी प्रकार अपन यही कॉन्सेप्ट लगाकर, यही कहानी, लेकिन ये क्लासिकल फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स में भी फंडामेंटल लॉ है जो श्रोडिंगर ने दिया है। तो वहां पे अपन श्रोडिंगर डिफरेंशियल इक्वेशन के द्वारा वेव फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, क्वांटम स्टेट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तरंग फलन के मान की गणना करते हैं। समझ में आ गया। जिस प्रकार न्यूटन्स लॉ एक फंडामेंटल लॉ है क्लासिकल फिजिक्स में, ऐसे ही क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत जो श्रोडिंगर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, फंडामेंटल लॉ है। श्रोडिंगर अवकल समीकरण है वो क्या है, फंडामेंटल लॉ है। और उसके द्वारा हम बेटा बेसिक स्टेट अर्थात क्वांटम स्टेट कैलकुलेट करते हैं, वेव फंक्शन कैलकुलेट करते हैं। समझ में आ गया। जैसे यहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, पोजीशन कैलकुलेट हो जाएगी। बेटा ये कण की स्थिति आ गई, ठीक है। अब इसके द्वारा क्या करेंगे हम, भाई ये क्या काम करेगी पोजीशन, इससे हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं डेरिवेटिव करके, पार्टिकल के मास का मल्टीप्लाई करके मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। वेलोसिटी आ गई, m का मल्टीप्लाई कर दो तो मोमेंटम आ गया, पोजीशन का डबल डेरिवेटिव कर दो डिस्प्लेसमेंट आ गया, मास का मल्टीप्लाई कर दो फोर्स आ गया।
तो पार्टिकल की इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको, समझ में आ गया। डिस्प्लेसमेंट कितना है मल्टीप्लाई कर दो फोर्स से, वर्क आ जाएगा। वर्क का टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज ले लो, dw अपॉन dt, पावर आ गए, समझ में आ गया। तो आपको ये जो पोजीशन है ये आपको बेटा पार्टिकल की इंफॉर्मेशन दे सकती है, कण की जानकारी दे सकती है कि पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, उसका मोमेंटम क्या है, उसका एक्सेलरेशन क्या है, उस पर फोर्स क्या है। ऐसे ही क्वांटम फिजिक्स में कहानी यही है। जिस प्रकार पार्टिकल की पोजीशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिफाइन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिफाइन एक स्पेस है, एक समष्टि है, भाई कण की स्थिति क्या है, निर्देश तंत्र में परिभाषित एक समष्टि है, उसी प्रकार जो क्वांटम स्टेट है ये भी वेक्टर स्पेस में डिफाइन एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा हम पार्टिकल की इंफॉर्मेशन देते हैं, कण के बारे में जानकारी देते हैं। समझ में आ गया। तो क्वांटम स्टेट क्या होती है, ये पार्टिकल की इंफॉर्मेशन देने वाला सिस्टम है, ये कण के बारे में बताने वाला सिस्टम है जो हमको कण के बारे में बताएगा। जैसे क्लासिकल फिजिक्स में अपने लिए पार्टिकल की पोजीशन डिफाइन कर रही है कि इसकी वेलोसिटी ये होगी, मोमेंटम ये होगा, एक्सेलरेशन ये होगा, ऐसे ही क्वांटम मैकेनिक्स में जो क्वांटम स्टेट है वो हमको पार्टिकल की इंफॉर्मेशन देती है। और ये क्वांटम स्टेट मैट्रिक्स फॉर्म में भी हो सकती है, वेव फंक्शन फॉर्म में भी हो सकती है, समझ में आ गया, और क्वांटम नंबर के रूप में भी हो सकती है। जैसे क्वांटम नंबर n बराबर 0 है तो हमको सेल के बारे में पता चलेगा, ठीक है। याद करो ऑर्बिटल वाली कहानी पढ़ी है आपने, आपको यहां से ये क्वांटम नंबर पढ़ा है, याद करो, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़्यूमिथल क्वांटम नंबर, दिगंशी क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ये आपने पढ़े कि n बराबर 0 के लिए कौन सा सेल होगा, l बराबर 0 के लिए, l बराबर 1 के लिए, l बराबर 2 के लिए क्या कहानी है, कौन सा सब सेल है, कौन सा उपकोष है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या इंफॉर्मेशन देता है, कि सेल के बारे में बताता है, कोषों के बारे में बताता है। l है वो सब सेल के बारे में बताता है। एज़्यूमिथल क्वांटम नंबर उपकोषों के बारे में जानकारी देता है। समझ में आ गया, ये अपन ने पढ़े हुए हैं। तो यहां पे जो क्वांटम स्टेट है, संपूर्ण कहानी में मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, क्वांटम स्टेट है ये एक बेटा ऐसा स्पेस में डिफाइंड सिस्टम है जो हमें क्वांटम फिजिक्स में पार्टिकल की इंफॉर्मेशन देता है। उस सिस्टम को ही हम क्वांटम स्टेट कहते हैं। और ये अलग अलग रूपों में पाया जा सकता है, मैट्रिक्स में भी हो सकता है, वेव फंक्शन फॉर्म में भी हो सकता है। बीएससी में ग्रेजुएशन में जो हमने पढ़ा है वो बेटा वेव फंक्शन फॉर्म साई पढ़ा है, या मैट्रिक्स में भी व्यक्त कर सकते हैं हम इसको, क्वांटम नंबर में भी लिख सकते हैं क्वांटम संख्याओं के अंतर्गत। समझ में आ गया। तो ये अपनी क्वांटम स्टेट है। तो क्वांटम स्टेट क्या है समझ में आया, एक ऐसा वेक्टर है जो पार्टिकल की हमें इंफॉर्मेशन देगा। तो पहले सुनेंगे बाद में नोट करेंगे। इधर देखो, तो हमारी हेडिंग थी क्वांटम स्टेट, तो ये लिख दिया, देखो ध्यान सुनना, द क्वांटम स्टेट is a linear vector, is a linear vector in linear vector space. हमने ये लिखा है जो क्वांटम वेक्टर एक ऐसा रैखिक वेक्टर है, एक ऐसा वेक्टर है जो समष्टि में परिभाषित होता है और हमें क्या देता है, विच टेल अस, जो कि विच टेल अस ऑल इंफॉर्मेशन, जानकारी देता है, ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द, इसके बारे में देता है, क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। तो ये आपके समझ में आ जाना चाहिए। क्वांटम स्टेट क्या होती है, एक ऐसा वेक्टर होता है जो कि वेक्टर स्पेस में डिफाइन होता है, निर्देश तंत्र में परिभाषित वह सदिश जो कि कण की स्थिति को अनुरूपित करे, स्थिति सदिश कहलाता है। क्लासिकल फिजिक्स में यही तो पढ़ते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिफाइन वह वेक्टर जो पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करे, पोजीशन वेक्टर कहलाता है। ऐसे क्वांटम मैकेनिक्स में बात कर रहे हैं तो क्वांटम स्टेट क्या है, एक ऐसा वेक्टर है जो कि वेक्टर स्पेस में सदिश समष्टि में, मतलब वेक्टर स्पेस का मतलब होता है वेक्टर्स के कुछ लॉ हैं अपने लिए कि एडिशन मल्टीप्लिकेशन लॉ, उनका फॉलो करता हुआ
पार्टिकल की हमें इंफॉर्मेशन दे, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? क्वांटम स्टेट। आ गई बात समझ में? और इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये बात लिख रहे हैं, इट इज, मतलब क्वांटम स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय कैट्स आई। इसे हम कैट्स आई से व्यक्त करते हैं। और ये किस रूप में हो सकता है? इट कैन बी, ये हो सकता है किस रूप में? मैट्रिक्स फॉर्म में हो सकता है, इन मैट्रिक्स फॉर्म। क्वांटम नंबर फॉर्म, और लिखना चाहो तो ये वेव फंक्शन फॉर्म में भी हो सकता है। ETC, ये कहानी है। ये अपना क्वांटम स्टेट होती है। और क्वांटम स्टेट को बेटा जो रिप्रेजेंट किया था, वो बेटा एक साइंटिस्ट था जिसने समझाया था, उसका नाम था ड्राक। तो यहां पे हम स्टार लगा के लिख रहे हैं, लिखने के लिए टाइम देंगे, पेशेंस रखो। ड्राक नोटेशन। तो ड्राक साइंटिस्ट ने क्या कहा? क्वांटम स्टेट को लिखने के लिए दो नोटेशन दिए, एक कैट वेक्टर और एक ब्रा वेक्टर। ये कहां से बनाए? अपना ब्रैकेट शब्द है या ब्रैकेट वर्ड से ये ब्रा नोटेशन और कैट नोटेशन निकाले, ये ब्रैकेट वर्ड है। तो इसने वेव फंक्शन को या क्वांटम स्टेट को शो करने के लिए कर्ली ब्रैकेट का यूज किया, और ये सी तो यहां पे कट मार दिया। तो ये जो नोटेशन आया, देखो ये नोटेशन आपको दिख रहा है, क्या लिख रहा है? ये पढ़ो, ब्रा नोटेशन। और ये जो नोटेशन आया, ये कहलाया कैट नोटेशन, और ये ब्रा नोटेशन। तो कहां से बने? ये ब्रैकेट शब्द से बने। किससे बने? ब्रैकेट शब्द से। तो अपने पास क्या नोटेशन आ गया? कैट और ब्रा। और ये कंफर्म है कि कोई कैट वेक्टर है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ब्रा वेक्टर एग्जिस्ट करेगा। समझ में आ गया? जैसे सुख है तो दुख होगा, समझ में आ गया? मेल है, फीमेल होगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? तो यहां पे जिस प्रकार पार्टिकल और एंटी पार्टिकल कहानी पढ़ते हैं हम, ऐसे ये समझने के लिए बता रहे हैं। समझ में आ गया कि कोई भी कैट वेक्टर है तो उसके संगत ब्रा वेक्टर एग्जिस्ट करेगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगा। समझ में आ रहा है? कैसे निकालेंगे, क्या कहानी है? पेशेंस रखो। देखो क्या लिख रहे हैं, ट्रैक साइंटिस्ट gave some notation to represent quantum state. To represent quantum state. Track scientist gave some notation to represent quantum state. क्या नोटेशन दिए? मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, इधर देखो बेटा। इस नोटेशन को हम पढ़ते हैं कैट वेक्टर। क्या पढ़ते हैं? ये कैट वेक्टर पढ़ा जाएगा। और इस नोटेशन को पढ़ते हैं हम ब्रा वेक्टर। ठीक है? वैसे कैट वेक्टर है, चलो अभी और कहानी को आगे समझाएंगे। ये हिंट के रूप में हल्का सा यहां पे लिख देते हैं, आपको नोटबुक में भी लिख लेंगे कि ये बन कैसे रहे हैं। तो ये निर्माण हुआ है अपना ब्रैकेट शब्द से निर्माण हुआ है, इस शब्द से। यहां पे हमने इस प्रकार कट मारी, तो आपके समझने के लिए। ये तो आया आपके पास ब्रा वेक्टर, और ये वाला आया आपके पास कैट वेक्टर।
एक बार ये कहानी लिखो। आपने हेडिंग डाल रखी है क्वांटम स्टेट। अब आराम से नोट करो, फिर आगे चलेंगे। लिखो भैया। कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछो आराम से। और एनर्जेटिक स्टेट पढ़ो आराम से मस्त। हाँ, मैंने एक बात बोली थी आपसे, आपके जितने भी कांटेक्ट में हैं जो एमएससी कर रहे हैं फिजिक्स सब्जेक्ट से, तो एक बार आप सभी को अपनी क्लासेज के लिए गाइड करना, ठीक है? कि ये जिम्मेदारी बनती है आपकी। हाँ, ये आपको मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, अल्टीमेट मजा आएगा। बट पेशेंस के साथ पढ़ना है। और ये ज्यादा नहीं, मुश्किल से 8-10 क्लास लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है? और एप्लीकेशन में भी अपन और यूट्यूब पे भी लगभग 10-15 क्लास फ्री रखेंगे, तो टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि यूट्यूब पे तो लगभग 14-15 लेक्चर तो डाल दिए गए हैं। प्ले लिस्ट चेक कर लेना, आप चैनल पे मिल जाएंगे। करो, नोट करो। समझा करो आराम से, थोड़ा सा लिखने में स्पीड दो, है ना? शानदार नोट्स बनाएंगे क्लास में ही। और एकेडमिक को एकेडमिक के तरीके से पढ़ो, एकदम मस्त आराम से। मेरी बात मानते हो तो स्टार्टिंग में, जैसे अपन एमएससी प्रवेश में है, तो स्टार्टिंग में 2 या 3 मंथ तो एमएससी पर फुल फोकस करो, ठीक है? फिर आपको ऐसा लगता है कि एमएससी का मैटर हमने कवर कर रखा है, बहुत अच्छे से हमारी तैयार हो रही है, फिर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम बैच ज्वाइन करने की सोच सकते हो। लेकिन पहले नहीं, 2-3 महीने तो केवल एमएससी को बहुत अच्छे से पढ़ो। फिर कॉम्पिटेटिव का मतलब जैसे आप फिजिक्स से रिलेटेड जेस्ट है, नेट है, गेट है, समझ में आ गया? अभी नहीं। या जो भाई जिनको ऐसा लग रहा है हम आराम से कवर कर रहे हैं सर, हमारे पास टाइम है, वो तो 2 या 3 महीने बाद ज्वाइन कर सकता है, ठीक है? और बाकी बच्चे, सर प्रॉपर हमें कब करना चाहिए, तो एमएससी प्रवेश के एग्जाम के बाद, मेरा मानना ये है। एग्जाम होते ही अपन को फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। मैं फिजिक्स रिलेटेड बात कर रहा हूँ, नेट गेट जेस्ट या रिसर्च सेंटर के जितने भी एग्जाम लगते हैं। बाकी आपकी इच्छा है भाई, अब तो यदि अपन इंस्टीट्यूट के कॉन्सेप्ट पे बात करें, बिजनेस कॉन्सेप्ट पे, तो कभी ज्वाइन करो हमारे लेके तो। लेकिन एक स्टूडेंट के लिए सही सलाह यही है कि अभी आप बहुत अच्छे तरीके से एक बार एमएससी पे पकड़ बनाओ 2 महीने, क्योंकि एमएससी को अच्छे से करते हो ना, तो अपने अंदर सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट फील होता है, हमें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। देख लिया, ये आपको समझने के लिए लिखा है। वैसे आपकी क्लासेस अभी कुछ दिन बाद, जैसे डेमो क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी 2-4-5 दिन में, उसके बाद आपकी क्लासेस 1.5-1.5 घंटे की 2 क्लास चलेंगे। चलो भाई आगे चलते हैं ना। कर लिया नोट, तो आगे चलें। तो ड्रग साइंटिस्ट ने अपन को क्वांटम स्टेट लिखने के लिए ये 2 नोटेशन दिए, ठीक है? कैट वेक्टर और ब्रा वेक्टर, ये ऐसे नोटेशन है। कैसे नोटेशन है? जैसे हिंदी में अपन कोई काव्य की रचना कर रहे हैं, समझ में आ गया? कोई दोहा लिख रहे हैं और उस दोहा में अलंकारों का उपयोग कर दें, छंद का उपयोग कर दें, तो क्या होगा? क्या होगा? उस काव्य की शोभा बढ़ेगी, वो स्मार्ट लगेंगे, बढ़िया लगेंगे, बोलने में अच्छे लगेंगे। समझ में आ गया? तो वही कहानी है कि जिस प्रकार आपने अलंकार की परिभाषा पढ़ी है ना, फिगर ऑफ स्पीच, गुरुजी ने पढ़ाया था कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक क्या कहलाते हैं? अलंकार। तो वही कहानी है यहां पे, हमको जो क्वांटम स्टेट है उसको लिखना है, तो वो लिखने में स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाई दे, तो ड्राग ने उसका लिखने का एक नोटेशन सिस्टम दिया, सांकेतिक पद्धति दी, और उस पद्धति का नाम, उस नोटेशन सिस्टम का नाम है ड्राग नोटेशन। तो लिखने के लिए कर्ली ब्रैकेट का यूज किया था, तो यहां से अपने पास कैट वेक्टर और ब्रा वेक्टर निकले। चलो अब इसके कुछ फैक्ट्स लिखते हैं।
इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अति महत्वपूर्ण तथ्य। क्या फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, इधर देखो। सबसे पहले ध्यान सुनेंगे, कोई भी आपके पास ब्रा वेक्टर है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कैट वेक्टर एग्जिस्ट होगा, ये आपसे बोला था, ये बात लिख देते हैं। देयर एग्जिस्ट ए ब्रा वेक्टर एग्जिस्ट करेगा कॉरेस्पॉन्डिंग टू every cat vector क्या लिखा है अपन ने, देयर एग्जिस्ट ए ब्रा वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी कैट वेक्टर। जैसे आपके पास, ध्यान सुनना बेटा, ये कैट वेक्टर है, ये दे दिया, ये कैट वेक्टर, और आपको ब्रा वेक्टर कैलकुलेट करना है, तो इसका निकालते हैं ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट, और ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट को डेगर से व्यक्त करते हैं। डेगर कैसे बनाते थे, सिंबल देखो, ऐसे प्लस का पैर पकड़ के खींच देते हैं, डेगर ऐसे बनाते हैं, प्लस का थोड़ा सा पैर पकड़ के ऐसे खींच दिया, तो आपको क्या कैलकुलेट हो जाएगा, ब्रा वेक्टर कैलकुलेट हो जाएगा। ये है आपका ब्रा वेक्टर। तो ब्रा साई इक्वल टू कैट साई का क्या ले लिया हमने, डेगर। इसे पढ़ते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट। क्या पढ़ते हैं इसे हम, हाँ भाई, ये डेगर होता है, ये डेगर है, और डेगर को हम पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट। ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट का मतलब ये कहना चाह रहे हैं, इधर देखो, जैसे ये ब्रा साई है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखना, कैट साई, एक मिनट बोर्ड पे देखना, जैसे ये हमने इसका कॉन्जुगेट ले लिया स्टार, और इसके बाद हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो या तो ऐसे बोल दो ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट, या एक ही बात है कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज, बात एक ही है। अरे हिंदी में ट्रांसपोज को परिवर्ती बोलते हैं। आप जैसे आपके पास कोई मैट्रिक्स है तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो, और कॉन्जुगेट का मतलब आयोटा रिप्लेस बाई माइनस आयोटा, यही तो कहानी है, ठीक है। तो इस प्रकार लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में, चलो मैं आपको बता देता हूं क्या कहना चाह रहा हूं मैं। जैसे एग्जाम्पल, इधर देखो, चलो मैं एक क्वेश्चन टाइप में ही आपको करवा देता हूं। बोर्ड पे देखना, मैं आपसे कह रहा हूं फाइंड द ब्रा वेक्टर corresponding following कैट वेक्टर। आपसे कह रहा है फाइंड द ब्रा वेक्टर, ब्रा वेक्टर कैलकुलेट करो, फाइंड द, हाँ भाई डबल लिख दिया क्या ये, फाइंड द ब्रा वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू फॉलोइंग कैट वेक्टर, और कैट वेक्टर आपको दे दिया, क्या दे दिया, कैट साइज इक्वल टू दे रखा है आपको 1 + 2 आयोटा, आयोटा 4, ये दे दिया। और आपसे ब्रा वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए बोला, ये क्वेश्चन है, फाइंड द ब्रा वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग फॉलोइंग कैट वेक्टर। इस नीचे जो कैट वेक्टर दे रखा है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ब्रा वेक्टर कैलकुलेट करो। तो सीधी सी बात है, अभी सॉल्यूशन अपन ने पढ़ा था कि हमें सॉल्यूशन करना है, ब्रा वेक्टर कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास है प्रॉपर्टी, कैसे सॉल्व करेंगे, ये लिख दिया, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ब्रा साई होता है, यदि आपको कैट दे रखा है, कैट साई दे रखा है, ये दे रखा है, तो इसका ले लो भैया डेगर। और डेगर लेने का तरीका क्या समझाया था कि जो ब्रा साई है, ये हमारे पास ब्रा साई है,
ये आपको क्या दे रखा है, कैट्स आई दे रखा है। तो इस कैट्स आई का बोर्ड पे देखेंगे, ये स्टार मतलब कॉन्जुगेट, और ये भैया टी का मतलब ट्रांसपोज। तो कैसे लेंगे, कैट्स आई क्या दे रखा है बताना। कैट्स आई हमें दे रखा है क्वेश्चन में 1 + 2 आयोटा, 1 + 2 आयोटा, आयोटा 4, ये दे रखा है। तो सबसे पहले वो आपसे क्या कह रहा है, इधर देखो, वो आपसे बोल रहा है कैट साई लिखो, हमने लिख दिया। इसका कॉन्जुगेट लो, मतलब आयोटा के स्थान पे माइनस आयोटा, कॉन्जुगेट का मतलब यही तो होता है। चलो भाई कॉन्जुगेट ले लेते हैं, तो 1 - 2 आयोटा, आयोटा के स्थान पे माइनस आयोटा लिख दिया। चेक करो कॉन्जुगेट सही लिया है क्या। अब क्या बचा, टी का मतलब ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं और कॉलम को रो में। तो ये भैया कॉलम वेक्टर है क्या, कन्वर्ट रो में कर देंगे। तो 1 - 2 आयोटा, हाँ भैया माइनस आयोटा 4, ये आ गया ब्रा वेक्टर। तो ब्रा वेक्टर कैसे कैलकुलेट किया, एकदम इजी तरीका है कि आपको जो कैट वेक्टर दे रखा है क्वेश्चन में, उसका डेगर ले लो। और डेगर क्या होता है, या तो कॉन्जुगेट फिर ट्रांसपोज, या पहले ट्रांसपोज फिर कॉन्जुगेट, एक ही बात, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमने लिखा, इसका कॉन्जुगेट निकाला, और रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसपोज हो गया, परिवर्ती मैट्रिक्स निकाल दी भाई, ये कहना चाह रहे हैं। तो बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया। तो ये आप फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, फिर आपको कुछ और प्रॉपर्टीज लिखवाते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स करके यहां से लिखो, करो नोट, थोड़ा सा स्पीड से लिखो, करो नोट है ना। नोट थोड़ा सा फास्ट करो है ना। लाइव क्लास की टाइमिंग अपनी 4 बजे ही रहेगी है ना, ध्यान रखना। लाइव क्लास की टाइमिंग 4 बजे रहेगी। और थोड़ा सा एक बार है ना, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम वालों को तो कोई समस्या आएगी नहीं, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं हल्का सा थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, और वो स्टार्टिंग की 2 4 5 क्लास में, फिर खतरनाक मजा आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो लैंग्वेज चेंज करते हैं तो एक बार परेशानी आती है। वैसे मैं आपको इंग्लिश में, इंग्लिश भी ऐसी लिखूंगा कि हिंदी जैसे लगेगी, करो नोट। लिख लिया भैया।
लिख लिया? चलो तो आगे चल। एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, स्टार्टिंग से। चलें तो भाई आगे। अब सुनो, सेकंड प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी सेकंड। एक बात ध्यान रखना, यदि कोई भी हमें कोई भी ऑपरेटर आपको ऑपरेट करना है तो ऑपरेशन हमेशा इस स्टेट पे होता है। देखना, जैसे हमने ये लिख दिया कैट साई, तो ऑपरेट कर रहे हो, जैसे ए का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऐसे होगा मल्टीप्लाई, हमेशा ऐसे। सर जैसे ब्रासाई है तो फिर आपको ऑपरेट करना है तो ऐसे ऑपरेट होगा। ये ऑपरेटिंग स्टेट है, इस पे ऑपरेट होता है, यहां पे ऑपरेट होता है, ये ऑपरेटिंग स्टेट है। आप कोई भी ऑपरेट करेंगे, ऑपरेट का मतलब है मल्टीप्लाई कर रहे हो, समझ में आ गया, डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो वो है ये स्टेट जहां पे हमको ऑपरेशन करना है, संक्रिया करनी है, ठीक है। हालांकि जब तुम्हें ऑपरेटर पढ़ाएंगे तो वहां पूरी कहानी सुना देंगे इसमें। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, जैसे ये कोई अपन ने कांस्टेंट ले लिया, अब ये ए कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2 + 3 आयोटा भी हो सकता है भाई, ये कोई कांस्टेंट है, ए क्या है, कोई कांस्टेंट। अब ये रियल नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स का मतलब सम्मिश्र, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। नहीं आया समझ में? तो ये हमारे पास कोई कांस्टेंट है ए, ठीक है, ये हमारे पास कोई क्वांटम स्टेट है कैट साई। अब आपसे कहे कि इसका डेगर लो, तो डेगर कैसे लेंगे, ध्यान सुनो बेटा। अभी समझाया था कैट साई का डेगर ब्रासाई होता है, तो ये तो हो जाएगा ब्रासाई। पढ़ो, कैट साई, भाई ये कैट साई है, इसका डेगर कैट साई का डेगर, तो कैट साई का डेगर ब्रासाई, समझ में आया? और ये ए है तो इसका डेगर, तो ये ले दिया हमने ए का डेगर, समझ में आ गया? यदि ए मैट्रिक्स एलिमेंट नहीं है तो डायरेक्ट हम इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, जैसे इसको हम ए स्टार लिख देंगे। भाई ए, ये क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट। यदि यहां पे ये है ए मैट्रिक्स बना रहा है, जैसे ए डायरेक्ट है 2 आयोटा, तो इसका डेगर लेना है तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। और मान लो ए ऐसे लिखा हुआ है, मैट्रिक्स एलिमेंट ऐसे 2 आयोटा 1 3 ऐसे लिखा हुआ है, अब इसका डेगर लेना है, ठीक है। तो डेगर कैसे लेंगे, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट। आ गई बात समझ में? तो इसलिए कई टीचर कई बार यहां डेगर के स्थान पर स्टार भी लिख देते हैं। स्टार का मतलब है कि ये कोई कांस्टेंट, जैसे 2 लिख रहा है तो इसका कॉन्जुगेट ले देंगे, जैसे 3 आयोटा लिख रहा है तो इसका कॉन्जुगेट ले देंगे, समझ में आ गया? तो यहां पे ए क्या है, कोई कांस्टेंट है। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? कैट साई का डेगर ब्रासाई, ये ए है, यदि ए मान लो 2 आयोटा है तो इसका डेगर क्या होगा, ट्रांसपोज तो निकलेगा नहीं, फिर कॉन्जुगेट निकालेंगे तो 2 आयोटा का -2 आयोटा। तो इसलिए कई बार स्टार भी लिख देते हैं, कई डेगर लिख देते हैं, कई स्टार, समझ में आ गया? ठीक है। और यदि ऐसे लिखा हो तो ध्यान सुनना, कैसे, ये लिख दिया ब्रासाई और ये लिख दिया कैट फाई, और आपसे कहें इसका डेगर बताओ, तो बेटा अभी समझाया था ये क्या है, पढ़ो ब्रासाई, तो ब्रासाई का तो होगा कैट साई, और ये क्या है कैट फाई, तो इसका होगा ब्राफाई। तो देखो सबसे पहले मैं कैट फाई, तो इसका हो गया ब्राफाई, कैट फाई का डेगर, कैट फाई का डेगर ब्राफाई, और ब्रासाई का साई, बेटा इधर देखो ब्रासाई का, तो ये हो जाएगा कैट साई। चेक कर, मैंने अभी बताया था कैट का डेगर ब्रा और ब्रा का डेगर कैट, तो ये ब्रास डेगर कैट, कैट डेगर ब्रा। ये प्रॉपर्टी है, ये अपन को अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। हाँ एक बात और सुन लो बेटा, प्रोडक्ट कैसे करते हैं, यहां पे जो गुणा होता है ये गुणा 2 प्रकार का होता है, लेकिन उससे पहले एक बात सुनना, जो आपका ये कैट वेक्टर है, जो कैट साई पढ़ रहे हो आप, ये कैट वेक्टर कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ये कॉलम वेक्टर होता है। कॉलम वेक्टर का मतलब देखना, ये लिख दिया मैंने, कॉलम वेक्टर,
समझ में आ गया? इसे हम कॉलम वेक्टर भी कह देते हैं, देख लेना। कॉलम की स्पेलिंग क्या लिखते हो? COULUME लिखते हो या COLUME? देख लेना रे, कॉलम वेक्टर। और भैया ये जो ब्रा वेक्टर होता है ये रिप्रेजेंट करता है भैया रो को। रो को रिप्रेजेंट करता है, रो ऐसे लिखते हैं ना, ये रो को रिप्रेजेंट, रो वेक्टर होता है। ये रो को रिप्रेजेंट, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ये रो को रिप्रेजेंट करता है। हाँ एक पॉइंट और, जैसे आपको इनर प्रोडक्ट लिखना है, जैसे एक मिनट, ब्रासाई इनटू कैटसाई, ये लिखा, ठीक है? तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको इनर प्रोडक्ट बोलते हैं, या कोई दूसरी स्टेट ले लो, कैट फाई ले लो, ये ले लिया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे बेटा? ब्रासाई इनटू कैट फाई, ब्रासाई, ये ब्रासाई हो गया, चेक करो, इनटू कैट फाई, ये कैट फाई हो गया, ब्रासाई इनटू कैट फाई। इसे इनर प्रोडक्ट कहते हैं। कई गुरुजी इसे स्केलर प्रोडक्ट भी बोल देते हैं, स्केलर। इनर प्रोडक्ट मतलब अपन ये कह रहे हैं क्वांटम स्टेट में गुणनफल दो प्रकार के होते हैं। जो क्वांटम स्टेट पढ़ रहे हैं यहां पे डार्क नोटेशन में, प्रोडक्ट टू टाइप के हैं, इनर प्रोडक्ट और आउटर प्रोडक्ट। इसे कई गुरुजी स्केलर प्रोडक्ट भी कह देते हैं। अब आउटर क्या होता है? यहां पे ब्रासाई इंटू कैटफाई, हम कहें कैटसाई इंटू ब्राफाई। तो कैसे लिखेंगे? इधर देखो, कैटसाई, ये लिख दिया कैटसाई, इंटू ब्राफाई, ये ब्राफाई लिख दिया, ये कैट, ये ब्रा, तो ये कहलाता है आउटर प्रोडक्ट। तो ब्रा इंटू कैट इनर प्रोडक्ट, कैट इंटू ब्रा आउटर प्रोडक्ट, ये माइंड में सेट होने चाहिए। एक पॉइंट और बेटा, एक यहां पे काम आएगा आपके, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है? प्रसामान्यीकृत गुणधर्म, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। इधर देखो, किसे कहते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन? जैसे आपके पास इनर प्रोडक्ट है, ये रहा, ब्रासाई इंटू कैट साइज है, तो इसको हम कई टीचर ऐसे भी लिख देते हैं, ब्रासाई किसका? कैट का कॉन्जुगेट है, तो कॉन्जुगेट के लिए स्टार लगा देते हैं। कई टीचर ऐसे भी लिख देते हैं, बात एक ही है, और वो इंटीग्रेशन हो रहे हैं तो वॉल्यूम एलिमेंट डीटो, और इसका मान होता है 1 ऑल स्पेस। ये प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, प्रायिकता को, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, कहानी क्या है? जब I इज इक्वल टू J, ये कहानी, इसे बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, प्रसामान्यीकृत गुणधर्म। और सर नॉट इक्वल टू हो तो इसे हम बोलेंगे बेटा ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल लांबिक गुणधर्म, ऑर्थोगोनल कंडीशन। क्या होती है ऑर्थोगोनल कंडीशन? इधर देखो, ये इनर प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट बोल दो, साई स्टार साई जे डीटो इक्वल टू 0, लेकिन कंडीशन I नॉट इक्वल टू J, ये कहलाती है लांबिकता का गुणधर्म, बोलते हैं ऑर्थोगोनल कंडीशन। इसे प्रसामान्यीकृत गुणधर्म बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। और एक होती है दोनों की कंबाइंड फॉर्म बेटा, ये क्या लिख रहा हूं मैं, पढ़ो,
ऑर्थो नॉर्मल। तो ऑर्थो नॉर्मल कंडीशन क्या होती है? नॉर्मलाइजेशन प्लस ऑर्थोगोनल। कैसे लिखते हैं, इधर देखो, ये लिखा हमने, ये तो इनर प्रोडक्ट हो गया, या स्केलर प्रोडक्ट बोल दो आप। ऑल स्पेस, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए, या माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट लगा दो, एक ही बात है। लिमिट टीटो इज इक्वल टू, अब देखना मैं क्या लिख रहा हूं, क्रोनेकर डेल्टा, ये लिख दिया। अब इस क्रोनेकर डेल्टा के दो मान होते हैं, ये हमने पढ़ा है। क्या मान होते हैं बताओ? इसके दो मान, इफ I इज इक्वल टू जे, देन क्रोनेकर डेल्टा का मान कितना होगा? 1। इफ I नॉट इक्वल टू जे, देन क्रोनेकर डेल्टा का मान कितना होगा? 0। इसे आप नॉर्मलाइजेशन कंडीशन बोलते हो, याद आ रहा है क्या? और इसे हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल। यही तो था ऑर्थो नॉर्मल। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे याद होनी चाहिए। तो ये अपन सेकंड से लिखेंगे, ये तो अपन ने लिख लिया था, यहाँ सेकंड से ये लिखो, ये प्रॉपर्टीज आपके याद होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो काम आएंगे ट्रैक नोटेशन के। करो नोट भैया। थोड़ा फास्ट लिखो। कर लिया नोट? थोड़ा फास्ट करो, है ना। और आप स्पीड देंगे धीरे धीरे। अब जैसे ये प्रॉपर्टीज पढ़ाइए तो ये आपके याद होनी चाहिए। अब कल से मैं न्यूमेरिकल कराना प्रारंभ करूंगा, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, अब ये प्रॉपर्टी याद होंगी तो आराम से क्वेश्चन होंगे। और कैसे होंगे ये देखना, कल आपको क्वेश्चन कराएंगे, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना सिखाएंगे, जो आपने ग्रेजुएशन में भी किया था। ठीक है, और शानदार शानदार क्वेश्चन कैलकुलेट करेंगे अपन। कर लिया नोट? थोड़ा फास्ट करो नोट।
कर लिया सॉल्व भैया? करो, नोट करो भाई। लिख लिया? ये क्रोने का डेल्टा पढ़ा होगा ये तो आपने। दो मान देता है, 1 और 2। आई इक्वल टू जे 1, आई नॉट इक्वल टू जे। चलें? चलें क्या भैया? चलो तो भाई आगे चलते। अब जैसे, एक मिनट सुनो, जैसे अपन ऐसे कर रहे हैं, एक मिनट सुनना। जैसे तुमने छोटी क्लास में पढ़ा है, ये डी अपॉन डी एक्स है, ये एक्स स्क्वायर पे ऑपरेट किया, तुम्हें क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर का अवकलन डी अपॉन डी एक्स का है, तो 2x मिल गया। अब मैं एक्स स्क्वायर को एक क्वांटम स्टेट लिख रहा हूं, जैसे मैंने ये लिख दिया कैट्स आई, समझना। एक्स स्क्वायर को मैंने एक क्वांटम स्टेट लिख दिया, ये एक ऑपरेटर है, मैंने लिख दिया ए कैप से, और ये एक कोई नई स्टेट मिली है तो इसको मैंने लिख दिया फाई से। एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन है, आ जाओ आ जाओ, ये लिख दिया, ये ऑपरेटर है, ये न्यू फंक्शन है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे एक प्रॉपर्टी और पढ़ा देते हैं लास्ट आपको, है ना। जैसे ये ऑपरेटर है कोई, ये ऑपरेट किया हमने इस स्टेट पर और एक न्यू स्टेट मिल गई, ये मिल गई। अब ऐसा नहीं है तुम कैट पर ऑपरेट कर रहे हो, ये कैट साई है, तुम्हें ब्रा फाई मिल रहा है, नहीं आया समझ में? कैट पे ऑपरेट कर रहे हो कैट मिलेगा, ब्रा पे ऑपरेट कर रहे हो ब्रा मिलेगा। तो ये ए कैप क्या है? ये कोई ऑपरेटर है, ये कोई शंकारक है, ऑपरेटर, और ये कोई क्वांटम स्टेट है, और ये आफ्टर ऑपरेशन न्यू क्वांटम स्टेट, ये लिख लो। इसके बाद अब नेक्स्ट अपन कल से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई? चलो राधे राधे भैया, कर नोट।